हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड्स ऑफ फिजिक्स। कैसे हैं आप सब? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। राइट, हमने अपने पास्ट वीडियोस में न्यूटन सेकंड लॉ को डिस्कस किया था, पर इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके जी, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज रिटन ऑन द बोर्ड। लेट्स रीड इट। इट्स सेइंग construct and analyze the graphs which are given below. You are provided 3 graphs and we have to the information as to what graphs we have to make. These are the 3 graphs. Now we have to construct the graphs. हमें नहीं पता ये graphs का क्या shape है, क्या हम इसमें geometry का कौन सा shape यहाँ draw करने वाले हैं. तो we don't know anything about the graph, but we have to construct them, and after constructing the graph we have to analyze them as well. अब इसमें बोला है कि पहला ग्राफ जो है वो आपका है AF ग्राफ एट कांस्टेंट M। अब यहाँ पे AFM ये जितने भी लेटर्स हैं दे आर डिनोटिंग देयर यूजुअल मीनिंग्स। A का मतलब है एक्सेलरेशन, F का मतलब है फोर्स और मास का, और M का मतलब है मास। राइट, तो हमारा जो सबसे पहला ग्राफ है जो हमें बनाना है वो हमने किसके बीच में बनाना है? एक्सेलरेशन और फोर्स के बीच में। तो मैंने यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ कर ली है। दिस इज माई एक्सिस, जिसमें कि मैंने जैसे कि पूछा गया है, मैंने y एक्सिस पे एक्सेलरेशन ले लिया है और x एक्सिस पे मैंने फोर्स को ले लिया है। एंड आई हैव मेंशन्ड दैट दिस ग्राफ हैज टू बी ड्रॉन एट कांस्टेंट m। दैट मींस मास आपके ऑब्जेक्ट का नहीं चेंज होगा। आपने मास मतलब जो भी आपने ऑब्जेक्ट लेना है वो आपने कोई एक ऑब्जेक्ट लेना है। एक ऑब्जेक्ट है तो मतलब उसका एक स्पेसिफिक मास होगा। उस मास के लिए आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, आपको एक रिलेशनशिप शो करना है फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में। राइट, तो जैसे जैसे आपका फोर्स बढ़ता रहता है, व्हाट हैपेंस टू द एक्सेलरेशन, दिस इज व्हाट यू हैव टू प्लॉट हियर। देखिए, हम ये सबसे पहले हम इसमें जो हमारा न्यूटन्स सेकंड लॉ ने हमें एक फॉर्मूला दिया था, जो एक क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया था फोर्स का, उस रिलेशन को हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो दैट वाज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आपके पास जो फोर्स होता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अब इसमें आपका जो ये m वाला वैल्यू है ये कांस्टेंट है। दिस इज कांस्टेंट है क्योंकि ऐसा कहा गया है कि हमें ये कांस्टेंट रखना है। तो m आपका कांस्टेंट है, और दैट मींस इफ यू आर गोइंग टू मेक एनी काइंड ऑफ वेरिएशन इन द फोर्स, व्हाट दैट वेरिएशन इन द फोर्स इज गोइंग टू डू, दैट इज गोइंग टू चेंज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी का मतलब क्या है? अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आपने इस ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट रखा है, मतलब आप ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट है तो उसका एक यूनिक मास होगा। आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बट यू आर चेंजिंग द फोर्स अप्लाइड। आपने पहले कुछ एक फोर्स अप्लाई करा, फिर आपने फोर्स को इंक्रीज कर दिया, फिर और इंक्रीज कर दिया। तो फोर्स को इंक्रीज करने से इस ब्लॉक ऑफ मास m पे क्या चेंज आने वाला है? ऑब्वियस सी बात है, आप जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, the body will undergo larger acceleration. The more force you are going to apply to the body, the more acceleration the body is going to undergo. That means force के application से जो आपके body में change of state आता है, वो change of state यहाँ पर क्या होने वाला है कि अगर suppose ये rest पे थी तो ये motion पे आ जाएगी, और अगर ये motion पे ही थी तो ये और तेज move करेगी। ठीक है ना? तो हमने जब फोर्स अप्लाई करा तो आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा। दैट मींस उसके वेलोसिटी में चेंज आने वाला है। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। दैट मींस नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई लार्जर फोर्स। सपोज आई एम गोइंग टू अप्लाई लार्जर फोर्स, और आई एम गोइंग टू इंक्रीज द फोर्स again and again. That is going to accelerate this object more and more. That means the rate at which the velocity is changing will be changing now. That will be more now. तो ऑब्जेक्ट ज्यादा तेज गति से चलता हुआ नजर आएगा। तो जितना ज्यादा फोर्स उतना तेज आपका ऑब्जेक्ट चलेगा, सो दैट अगर आप इवेल्युएट करें कि उतने ही समय में उसका जो चेंज इन वेलोसिटी है, कि पहले वो किस वेलोसिटी से चल रहा था, अब किस वेलोसिटी से चल रहा है, वो चेंज इन वेलोसिटी आपका बढ़ जाएगा। देखिए, चेंज इन वेलोसिटी क्या रहेगा? हमेशा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, देन व्हाट that increment in the magnitude of force is going to do, that increment is going to affect this value delta v. The delta v representing the change in velocity. तो फोर्स ज्यादा है जिसकी वजह से आपका डेल्टा v अफेक्टेड हो जाएगा। डेल्टा v के अफेक्ट होने से क्या होगा? तो आपका चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब पहले जिस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा था और अब जिस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, उसके बीच में गैप बहुत ज्यादा पड़ जाएगा।
ठीक है, तो आपका चेंज इन वेलोसिटी वाला पैरामीटर बढ़ जाएगा। और इसके बढ़ने का मतलब क्या होता है कि एक्सेलरेशन बढ़ गई है, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। इसे चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम को अगर आप इवेल्युएट करें, दैट इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। सो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम हियर इज दैट फॉर अ गिवन मास m, अगर हम अप्लाइड फोर्स को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो अप्लाइड फोर्स के बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, बॉडी का एक्सेलरेशन बढ़ेगा। इट विल अंडरगो अ लार्जर एक्सेलरेशन नाउ। वो उतने ही समय में अब ज्यादा वेलोसिटी को अचीव कर लेगी, उतने ही समय में जो वेलोसिटी का जंप वो ले रही है। देखिए, अगर आप फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा, वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी को होल्ड करके रखेगा, क्योंकि और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलना एक कांस्टेंट स्टेट पे रहने के बराबर होता है। और अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स के एप्लीकेशन से आपके पास ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वो चेंज कर जाएगा। दैट मीन्स वो पहले जिस भी वेलोसिटी से जा रहा था उसकी पहले की वेलोसिटी 0 भी हो सकती है, माने वो रेस्ट पे भी हो सकता है, उसकी पहले की वेलोसिटी कोई नॉन जीरो वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन अब फोर्स के एप्लीकेशन से वो क्या करेगा, अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर देगा। ऐसा ही होगा, इसी का मतलब होता है एक्सेलरेशन। और यही फोर्स अगर हम बार बार बदल दें तो वो जो जंप मिलेगा उसको वेलोसिटी में, वो जंप बहुत ज्यादा हो जाएगा। कि पहले की वेलोसिटी तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो तो इनिशियल स्टेट है, जो भी है इनिशियल वेलोसिटी, पर जो फाइनल वेलोसिटी वो अचीव करने वाला है वो डिपेंड करेगा कि हमने फोर्स कैसा रखा हुआ है। आप जैसे ही फोर्स को बढ़ाएंगे आपका फाइनल वेलोसिटी में जंप आ जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास ये जो डिफरेंस इन वेलोसिटी वाला फैक्टर है ये बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपका एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। तो हम बोलेंगे नाउ इट इज एक्सेलरेटिंग मोर। When we are increasing the force, the object is accelerating more. तो हमें यहां से इस डिस्कशन से एक चीज समझ में आ गई है कि आपके पास फोर्स के बीच में और एक्सेलरेशन के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन, अगर मास सिस्टम का नहीं चेंज होता, ऑब्जेक्ट का मास नहीं चेंज होता, तो फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माने एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है। दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब यही डायरेक्ट रिलेशनशिप हमने यहाँ ग्राफ के फॉर्म में स्टैब्लिश करनी है, हमने ग्राफ के फॉर्म में ड्रॉ करके बतानी है। तो सिंपल सी बात है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है उसके वजह से दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है, फॉर अ कांस्टेंट मास इफ योर फोर्स इज इंक्रीजिंग विच इज लीडिंग टू इंक्रीमेंट इन द एक्सेलरेशन एज वेल, हाउ विल यू शो दिस थिंग? आप इस चीज को 2-3 तरीकों से शो कर सकते हैं। आप इस चीज को ऐसे शो कर सकते हैं, ठीक है, आप इस चीज को ऐसे शो कर सकते हैं, आप इस चीज को ऐसे शो कर सकते हैं। ये 3 अलग अलग शेप्स हैं, ये 3 अलग अलग शेप्स हैं। ये तीनों ही शेप्स ये इंफॉर्मेशन दे रही हैं कि फोर्स के बढ़ा देने से एक्सेलरेशन बढ़ रही है। माने अगर आप फोर्स बढ़ाएंगे तो आपकी एक्सेलरेशन बढ़ती जा रही है इस ग्राफ में भी। इसी तरह से अगर आप दूसरा ये वाला ग्राफ देखेंगे, मतलब आई हैव शोन द चेंज इन द लीनियर शेप, लेकिन अगर आप नॉन लीनियर शेप्स देखते हैं, ये नॉन लीनियर शेप्स भी यही बता रही हैं कि अगर आपका फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो हमारा ग्राफ बनेगा क्या वो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है? दीज आर 3 डिफरेंट शेप्स विच आर शोइंग दैट विद इंक्रीज इन फोर्स योर एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, विच इज फाइन, ठीक है। लेकिन क्या ये तीनों ग्राफ्स में से हम कोई भी ड्रॉ कर लें, विल इट मेक एनी डिफरेंस? या फिर कोई स्पेसिफिक शेप होनी चाहिए? आई मीन स्पेसिफिक शेप से मेरा मतलब है जो सबसे ऊपर वाला ये शेप है और ये वाला शेप है, दीज आर नॉन लीनियर शेप्स, दीज आर नॉन लीनियर शेप्स। और जो ये सेंटर में मैंने ड्रॉ किया है ये आपका स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो हमारा रिलेशनशिप है, अगर हम इसको प्लॉट करते हैं तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए या नॉन लीनियर कर्व आना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डिस्कशन नाउ, कि हमारा नॉन लीनियर शेप आना चाहिए या स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। दैट इज समथिंग वी हैव टू फिगर आउट बिफोर वी स्टार्ट प्लॉटिंग इट। तो वो हम फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये पता करने के लिए कि ग्राफ का शेप कौन सा होना चाहिए, हम सबसे पहले एक क्वांटिटी को फाइंड आउट करते हैं। देखिए, मोशन इन 1 डायमेंशन में हमने जब ग्राफ स्टडी करे थे तो हमने एक क्वांटिटी बहुत डिस्कस करी थी और उसकी बहुत कैलकुलेशन करी हमने वहां पे, दैट इज कॉल्ड स्लोप, दैट इज कॉल्ड स्लोप। तो हम सबसे पहले इस ग्राफ का स्लोप निकालते हैं, इसका स्लोप क्या आएगा। स्लोप से हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट। लेट्स फर्स्ट फाइंड द स्लोप। देखिए अब क्या है
कि आपके पास जो स्लोप होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट राइट द फॉर्मूला और द रिलेशन फॉर स्लोप. स्लोप कैसे निकालते हैं किसी भी ग्राफ का? जैसे आपके पास ये ग्राफ है, दिस इज ए वर्सेस एफ ग्राफ. ए वर्सेस एफ ग्राफ में ए हमने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है और एफ हमने एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है. तो आपके पास जो स्लोप निकलेगा, स्लोप इज ऑलवेज गिवन एज द रेशियो ऑफ चेंज इन द वाई वैल्यूज टू द चेंज इन द एक्स वैल्यूज. तो आपके पास क्योंकि एक्सेलरेशन इज टेकन ऑन द वाई एक्सिस, लाइक आई सेड बिफोर ऑल्सो, योर स्लोप बिकम्स चेंज इन एक्सेलरेशन टू चेंज इन फोर्स. ठीक है, क्योंकि आपके पास वाई एक्सिस पे क्या है? एक्सेलरेशन. एक्स एक्सिस पे क्या है? फोर्स. तो इसका मतलब स्लोप जो आपका यहां से निकलेगा, दैट विल बी द रेशियो ऑफ योर चेंज ऑफ एक्सेलरेशन टू रेशियो ऑफ चेंज ऑफ फोर्स. ठीक है, अब आपके पास जो ये फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम ए, इससे हम एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन डिराइव करने वाले हैं. फ्रॉम एफ ए, अगर आप F बाय ए का रेशियो निकालें, F बाय ए का रेशियो निकालें, क्योंकि स्लोप आपके पास क्या आया है? A बाय एफ का रेशियो आया है. तो हम यहां इस फॉर्मूला की हेल्प से A बाय एफ का रेशियो निकाल देते हैं. A बाय एफ का रेशियो आपका आएगा 1 बाय m. 1 बाय m. अब क्योंकि हमारे इस इलस्ट्रेशन में एक चीज क्लियर कर दी गई है स्टार्टिंग में कि आपके पास जो मास रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा. मास इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. अगर आपका मास की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी तो इसका मतलब आपके पास A बाय एफ जो ये रेशियो है ये भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा. आई होप आई एम क्लियर टू यू, बिकॉज हमने ये मेंशन करा है कि m का वैल्यू आपका चेंज नहीं करेगा. और हमने ये निकाल लिया है क्योंकि देखिए m कांस्टेंट रहेगा तो 1 बाय m भी कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल है. ठीक है ना, तो इसका मतलब अगर कांस्टेंट m है तो 1 बाय m भी कांस्टेंट ही होना चाहिए. और 1 बाय m आपका क्या है? A बाय एफ है. और A बाय एफ आपका क्या है? A बाय एफ आपका स्लोप है. A बाय एफ आपका स्लोप है. इसका मतलब आपके इस ग्राफ में जो स्लोप की वैल्यू आने वाली है वो कांस्टेंट आने वाली है, क्योंकि भाई स्लोप की वैल्यू आपकी A बाय एफ है और A बाय एफ आपका m पे डिपेंडेंट है. और m बोला गया है स्टार्टिंग में दैट m हैज टू बी केप्ट कांस्टेंट. Before we are constructing this graph, we have to keep this thing in mind that m got to be constant. तो अगर m की वैल्यू कांस्टेंट है तो आपके पास a बाय एफ की जो रेशियो है ये कांस्टेंट रहेगा. और a बाय एफ जो ये रेशियो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ का. तो अगर एक ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होता है तो कौन सी शेप होती है वो? इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन. ये एक मैथमेटिकल रूल है कि अगर आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन है तो उसका ग्राफ हमेशा कांस्टेंट रहता है. तो यहां हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो भी हम यहाँ ग्राफ ड्रॉ करेंगे भाई उसका स्लोप कांस्टेंट आना चाहिए. तो स्लोप कांस्टेंट आने से हमें एक बहुत क्लियर कट सा सिग्नल मिल जाता है कि आपके पास जो ग्राफ की शेप है वो ये आनी चाहिए. इट कैन नॉट बी ए नॉन लीनियर कर्व, क्योंकि नॉन लीनियर कर्व से कि अगर आपके पास इस तरह का कोई कर्व होता है, अगर आपके पास ऐसा कोई कर्व होता है, सपोज दिस इज अ नॉन लीनियर शेप, अगर ऐसा कोई कर्व होता है, आप इस कर्व का किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकाल लीजिए. कैसे निकालेंगे आप स्लोप? आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट के हेल्प से आप स्लोप निकालेंगे. तो आपके पास हर पॉइंट पर जो स्लोप आएगा वो डिफरेंट आएगा. इफ यू आर हैविंग एनी नॉन लीनियर कर्व देन स्लोप एट एवरी पॉइंट इज गोइंग टू बी डिफरेंट. बट हमारी एनालिसिस से एक चीज प्रूव होती है कि आपको एक ऐसा शेप बनाना है जिसका स्लोप कांस्टेंट रहे. तो आपके पास नॉन लीनियर शेप इस ग्राफ में नहीं आ सकती. इट हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन. आई होप आई एम क्लियर टू यू. चलिए जी, अब हमारी पार्ट बी को डिस्कस करते हैं. हम पार्ट बी में हमसे मांगा गया दैट वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड मास एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन. अभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहनी चाहिए. तो आपके पास क्या हो रहा है कि फोर्स और मास में वेरिएशन अलाउड है लेकिन आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. तो आप इस बात को अगर विजुअलाइज करने की कोशिश करें कि क्या सिचुएशन होगी, तो ये सिचुएशन ऐसी होगी कि आपके पास डिफरेंट मासेस हैं. मतलब कि आपके पास जो मासेस हैं, सपोज ये m1 है, m2 है, ऐसे और भी मासेस आप ले सकते हैं, सच दैट योर m1 इज लेस देन योर m2, लाइक दिस यू कैन कंपेयर द मासेस ऑल्सो. तो इसमें क्या किया जा रहा है कि आपने डिफरेंट मासेस है, क्योंकि आपने मास आपके एक्स एक्सिस पे लेना है. यू हैव टू टेक मास ऑन द एक्स एक्सिस
एंड द फोर्स इज टू बी टेकन ऑन द वाई एक्सिस। हमने ऑब्जर्व क्या करना है यहाँ पर कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फिर से यहाँ एक पैरामीटर उन्होंने कांस्टेंट कर दिया है, दिस टाइम एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। सो इफ एक्सेलरेशन इज केप्ट कांस्टेंट एंड वी आर मेकिंग चेंजेस इनटू द मास ओनली, हम सिर्फ मास में चेंज कर रहे हैं, तो आप मास वैल्यूज को जब चेंज करते हैं तो फोर्स में क्या चेंज आता है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन में अगर आप मास में वेरिएशन करते हैं तो फोर्स में क्या वेरिएशन आएगी। देखिए सिंपल सी बात है, आपके पास दो ब्लॉक्स हैं, मैं कंपैरिजन सिर्फ दो के बीच में दिखा रही हूं, पर ये आप मल्टीपल मासेस ले सकते हैं। यू कैन हैव 10 मासेस, यू कैन हैव एज मेनी मासेस एज यू वांट, बट आई एम जस्ट टेकिंग 2 फॉर कन्वीनियंस। तो मैंने दो मासेस ले लिए हैं और इन दोनों मासेस के बीच में रिलेशन क्या है, m1 इज लेस देन योर m2, माने जो आपके पास m1 है वो थोड़ा हल्का मास है और m2 उससे कंपैरेटिवली थोड़ा भारी मास है। अब हम इनको फोर्सेस अप्लाई करते हैं। देखिए आप दोनों को सेम फोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक चीज उन्होंने बोली है दैट बोथ शुड बी एक्सेलरेटिंग बाय द सेम वैल्यू। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहना चाहिए सिस्टम का, मतलब चाहे आप एक मास की बात करें, दूसरा आप एक मास से दूसरे मास में स्विच कर जाएं, लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ आप इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करेंगे। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि जो भी दोनों, सपोज आपके पास ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था और आपने फोर्स अप्लाई करा, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से आप क्या कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से आप क्या कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू अ सर्टेन वेलोसिटी। आप रेस्ट से उसको कुछ एक वेलोसिटी इंपार्ट कर रहे हैं। तो आप ये मान लीजिए कि इस सिचुएशन में अगर इनिशियल स्टेट आपके दोनों ऑब्जेक्ट्स की रेस्ट है और आपने फाइनल उनको कुछ इंपार्ट करना है, तो फाइनल वेलोसिटीज दोनों ऑब्जेक्ट्स की सेम होनी चाहिए, तभी एक्सेलरेशन सेम हो पाएगी। ठीक है ना। आपके पास एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो अभी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। जस्ट अ मोमेंट, आई जस्ट सेट द कैमरा लिटिल। या योर एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो अब क्या है कि आपके पास अगर इनिशियल वेलोसिटी, बिकॉज दिस इज v माइनस यू बाई टी, और अगर हम इनिशियल स्टेट, जो आपकी इनिशियल स्टेट है वो अगर हम 0 ले लें, हम मान ले कि ऑब्जेक्ट आपका शुरू में रेस्ट पे है, तो ये आपका 0 हो जाएगा एंड दैट मीन्स योर एक्सेलरेशन अकाउंट्स टू द रेशियो ऑफ योर फाइनल वेलोसिटी और द टर्मिनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम, राइट। तो एक्सेलरेशन सेम रखने का मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स अगर रेस्ट से शुरुआत की गई है, मतलब ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये फोर्स उसको रेस्ट से मोशन में ला रहा है, तो वो रेस्ट से मोशन में इस तरह से लाएगा दैट फाइनल वेलोसिटी विच इज इम्पार्टेड टू बोथ द मासेस शुड बी सेम। तभी हम ये कह सकते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट्स हैव अंडरवेंट सेम अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन, राइट। तो अगर हमने उनको कुछ एक फोर्स अप्लाई करा, इस तरह से अप्लाई करा कि आपके पास जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी फाइनल वेलोसिटी सेम है, वो दोनों ऑब्जेक्ट्स जो शुरू में रेस्ट पे थे, ये हमारा असम्पशन है, फाइनली वो सेम वेलोसिटी तक पहुंचा दिए गए हैं, दे हैव बीन मेड टू मूव विद द सेम वेलोसिटी, तो हम बोलेंगे दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। अब देखिए मासेस दोनों के अलग अलग हैं, ये आपके पास m1 इज अ स्मॉलर मास एंड m2 इज अ बिगर मास, दिस इज अगेन अ assumption, so it is not possible in this case that same minimum force which is needed to bring a change to their state can accelerate them to the same value। ऐसा नहीं हो सकता कि दो मासेस हैं जो दोनों मासेस डिफरेंट है, उनको एक ही फोर्स सेम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन तक ले जाए या सेम वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी तक ले जाए, ये नहीं हो सकता। दैट मीन्स आपके पास जो दोनों फोर्सेस हैं उसमें भी वेरिएशन होगा। आपको हल्का फोर्स मूव करने में ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा, हल्का मास मूव करने में ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन जो कंपैरेटिवली बड़ा मास है उसको मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए होगा, राइट। सो क्लियरली आपके पास जो इफ योर m1 इज लेस देन m2 देन योर f1 शुड ऑल्सो बी लेस देन f2। If your m1 is less than m2 then your f1 also has to be less than f2। इससे क्या पता चला कि अगर हम मास एक्सेस पे कुछ भी वेरिएशन करेंगे तो हमारे पास सिमिलर वेरिएशन फोर्स में आने वाला है कि छोटा मास है तो छोटा फोर्स चाहिए, बड़ा मास है तो बड़ा फोर्स चाहिए, जिसमें इसमें भी एक लीनियर रिलेशनशिप आने वाला है हमारा। अच्छा जी, अब वही क्वेश्चन यहाँ पर भी आता है कि लीनियर जो इनके बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, जो फोर्स और मासेस के बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमने यहाँ शो कर दिया है। इस डायरेक्ट प्रोपोर्शन को शो करने के कई तरीके, आप इसको एक लीनियर स्ट्रेट लाइन कर्व से भी शो कर सकते हैं, आप इसको नॉन लीनियर से भी शो कर सकते हैं।
किससे शो करना है वो फिर से डिपेंड करेगा कि हमारे इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट रहने वाला है या वेरिएबल आने वाला है, ठीक है। तो आपके पास जो स्लोप का रिलेशन है वो फिर से वही रहेगा, चेंज इन y वैल्यूज टू चेंज इन x वैल्यूज। y वैल्यूज आपकी f है बिकॉज f इज टेकन ऑन द y एक्सिस, एंड x वैल्यूज आपकी मास है बिकॉज यू आर टेकिंग द मास ऑन द x एक्सिस। तो आपके पास स्लोप आ गया चेंज ऑफ f टू चेंज ऑफ m, दिस इज योर स्लोप। अब आपके पास जो ये फोर्स का रिलेशन होता है, फ्रॉम दिस रिलेशन ऑफ फोर्स विच इज f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हम यहां से f बाय m को इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं कि क्या आता है। तो यहां से आपका f बाय m इज कमिंग आउट टू बी a, f बाय m इज इक्वल टू a एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन तो हमने डिफाइन करा हुआ है कि सिस्टम का कांस्टेंट ही है, हमने शुरू में ही बता दिया था कि एक्सेलरेशन आपका नहीं चेंज कर रहा है। इसका मतलब आपका जो ये रेशो है f बाय m ये कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास f बाय m कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है, क्योंकि आपका स्लोप भी रेशियो ऑफ f बाय m ही है, इसका मतलब आपका स्लोप भी कांस्टेंट रहना चाहिए। स्लोप कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है कि जो आपका ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना चाहिए। तो यहां से एक सिंपल सा कंक्लूजन आ जाता है कि आपका जो ग्राफ का शेप आएगा वो फिर से ऐसा ही आएगा। स्ट्रेट लाइन इसलिए आएगा क्योंकि उसका स्लोप कांस्टेंट है, और स्ट्रेट लाइन में भी आपके पास बहुत तरह के ग्राफ्स आते हैं। आप कहोगे कि ऐसा ही क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है। तो आपके पास जो स्लोप का शेप है वो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके मास और फोर्स के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है इंक्रीज इन मास इज कॉजिंग इंक्रीज इन द फोर्स। देखिए ये वाला जो रिलेशन है, अगर हम स्ट्रेट लाइन कर्व ऐसे ड्रॉ करते हैं, अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, जो कि गलत है, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो दिस वुड मीन दैट इंक्रीज इन फोर्स इज कॉजिंग रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एफ। देखिए यहाँ पे मास की वैल्यू के लिए, कुछ एक वैल्यू के लिए ये फोर्स है, मास बढ़ाया तो फोर्स कम हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। मास कांस्टेंट एक्सेलरेशन में अगर आपके मासेस बढ़ रहे हैं तो फोर्स बढ़ेगा, तो ये ग्राफ ही गलत है, ठीक है। इससे आपको ये क्लैरिटी आ गई कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, और दूसरा जो आपका ग्राफ का शेप है वो ऐसा आएगा, ऐसा नहीं आएगा, राइट। सो दिस वाज योर पार्ट नंबर बी। चलिए अब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं हमारा थर्ड ग्राफ, विच इज सेइंग दैट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ बिटवीन a एंड m, दैट मींस एक्सेलरेशन टेकन ऑन द y एक्सिस, मास टेकन ऑन द x एक्सिस, एंड वी आर सपोज्ड टू कंस्ट्रक्ट दिस फॉर कांस्टेंट f। इस वक्त हमारा फोर्स कांस्टेंट रह रहा है, तो हमें यहां पर कंस्ट्रक्ट करना है। तो फिगर आउट हमने दो ही चीजें करनी है कि पहली बात तो a और m के बीच में रिलेशन कैसा है, मतलब एक के बढ़ाने से दूसरा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, पहले तो हमें वो पता चलना चाहिए, जिससे हमें पता चलेगा कि ग्राफ की कैसी शेप रहेगी, ऐसे बढ़ती हुई शेप रहेगी, डिक्लाइनिंग शेप रहेगी, कैसी शेप रहेगी। दूसरा स्लोप में वेरिएशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी फाइंड करना है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ग्राफ आपका नॉन लीनियर शेप अडॉप्ट करेगा या स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो ये कुछ एनालिसिस हमने करनी है, वो हम करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास एक चीज बताई हुई है कि आपका फोर्स कांस्टेंट रह रहा है, माने जो भी आपके, सपोज आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक आपके पास m1 है और एक आपके पास m2 है। अगेन यू कैन हैव अ लार्ज रेंज ऑफ masses to be taken on the x axis, but for convenience I am taking just two masses m1 and m2, राइट। तो यहाँ पर भी मेरा एक assumption है कि मेरा m1 जो है वो m2 से छोटा है, मैंने ये मान लिया है कि मेरा m1 जो है वो मेरे m2 से छोटा है। अब मुझे दोनों को ना सेम फोर्स अप्लाई करना है। इस वक्त दोनों में फोर्स में वेरिएशन अलाउड ही नहीं है। They are asking me to keep the force constant. That means when I'm varying the force, when I'm varying the masses, I am not allowed to change the force applied. तो फोर्स अप्लाइड मेरा दोनों केसेस में एक ही रह रहा है, एक ही वैल्यू से मैं दोनों जो भी ऑब्जेक्ट्स उसको पुश कर रही हूँ। तो सपोज मेरा टारगेट है कि फिर से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पर है, जिसको मुझे मोशन में लाना है, with the help of this force I just want to change their state. That is my purpose, right? So what am I going to do? I'm having two different masses and I'm having same forces applied on the two masses. What will this force do? अगर आप ये रिलेशनशिप देखते हैं, force is equal to mass into acceleration, तो हमें इतना पता है कि force is equal to the product of mass and acceleration. That means जब भी आप force अप्लाई करेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ acceleration जनरेट होगी,
क्यों जनरेट होगी? क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट स्टेट चेंज करेगा, ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हो जाएगा। तो जब स्टेट चेंज हो जाएगा मतलब एक्सेलरेट करेगा, स्टेट चेंज का मतलब ही होता है एक्सेलरेशन होना, एक्सेलरेट करेगा आपका ऑब्जेक्ट। अब जो आपका फोर्स है, क्योंकि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट मींस वेयर द मास इज लेस द एक्सेलरेशन गॉट टू बी मोर, and where the mass is more the acceleration got to be less. Why? So that the product does not change. देखिए अगर मेरे पास सपोज फोर्स जो है, सपोज मैंने बोल दिया कि मेरा 50 न्यूटन का फोर्स है, मेरा 50 न्यूटन का फोर्स है जो कि कांस्टेंट रह रहा है। तो अब क्या हो रहा है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर मेरा 50 न्यूटन का फोर्स है और मैं मान लेती हूँ कि जो मेरा m1 है वो मेरा सपोज 10 kg है, m1 मेरा 10 kg का मास है, तो ऑब्वियसली मेरा जो एक्सेलरेशन आएगा वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आना चाहिए, तभी आपका ये इक्वालिटी सेटिस्फाई होगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होगी। यू हैव अ 50 हियर एंड यू वांट टू गेट अ 50 देयर आल्सो, सो हाउ विल यू गेट अ 50 देयर? आपके पास 10 kg का मास है तो उसमें 5 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन आना चाहिए, तभी ये 50 न्यूटन के फोर्स को जस्टिफाई करता है, राइट? अभी मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास 50 न्यूटन का ही फोर्स है, क्योंकि फोर्स तो हम बदल नहीं सकते, तो 50 न्यूटन का फोर्स है। Now suppose I am increasing the mass by 10 units. Suppose instead of 10 kg, I am having 20 kg this time. तो मेरा जो M2 है suppose वो 20 kg है, क्योंकि मैंने माना है कि M2 मेरा M1 से बड़ा है, suppose वो by 10 units बड़ा है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो आपके पास जो एक्सेलरेशन है उसको क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन will undergo a reduction by a certain amount. Let's see how much. तो in order to satisfy this inequality, this should be your 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? तो आपके पास 50 न्यूटन के ही फोर्स पे अगर मैंने मास को बढ़ा दिया तो मेरा एक्सेलरेशन कम हो गया। एंड दिस मेक्स सेंस ऑल्सो कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो जो हल्का फोर्स है उसको इस फोर्स के हेल्प से मूव करना आसान है, जिसको मूव करना आसान है वो एक्सेलरेट ज्यादा कर जाएगा, ठीक है ना? और अगर M2 कंपैरेटिवली भारी फोर्स है और उस पर उतना ही फोर्स अप्लाई किया जा रहा है जितना कि M1 पे किया जा रहा था, तो अभी इसको उतना आसान नहीं है एक्सेलरेट करना, तो ये ज्यादा एक्सेलरेट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ इट्स वेट, बिकॉज ऑफ इट्स मास, राइट? तो इसीलिए हमें इस इलस्ट्रेशन से एक चीज समझ आ रही है कि अगर आप फोर्स को कांस्टेंट रखते हैं और आप मासेस में चेंज करते हैं तो जो चेंज आपका एक्सेलरेशन में आता है वो इनवर्स चेंज आता है। इनवर्स मतलब अगर आप मास को बढ़ा रहे हैं तो एक्सेलरेशन आपकी कम होती जाएगी। आई शो यू हाउ। देखिए मैंने कुछ और वैल्यूज ले लिए मासेस के, जबकि यहाँ कंपैरिजन के लिए आई टुक ओनली 2 मासेस, बट यहाँ पे बिकॉज मुझे ग्राफ प्लॉट करना है सो आई हैव टेकन फ्यू मोर वैल्यूज। तो 50 न्यूटन के लिए मैंने मास को और बढ़ा दिया, आई स्विच्ड द मास टू 30 kg मास। 30 kg मास के लिए मेरा जो एक्सेलरेशन है, आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं रफ में, आपके पास एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा, इट विल बी अबाउट 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1.666 वो एक इस तरह से चलेगा आपका डेसिमल, सो इट विल बी 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद इफ आई स्विच टू अ 40 kg मास, आई विल गेट 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। Likewise, if I switch to a 50 kg mass, I will get a 1 meter per second square का acceleration. तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे जैसे masses में इंक्रीमेंट आ रहा है, आपका एक्सेलरेशन में रिडक्शन आ रहा है, एक्सेलरेशन में रिडक्शन आ रहा है। तो यही चीज हमने यहाँ शो करनी है। तो एक चीज तो हमें समझ आ गई कि हमें मास कांस्टेंट फोर्स के लिए हमें मास और एक्सेलरेशन का बीच का रिलेशन समझ में आ गया कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो इनवर्सली रिलेटेड है एक दूसरे से। अब इनवर्सली रिलेटेड रिलेशन को आप या तो ऐसे शो कर सकते हो, आप इनवर्सली रिलेटेड को ऐसे भी शो कर सकते हो, आप उसको ऐसे भी शो कर सकते हो, आप कैसे भी शो कर सकते हो, आप नॉन लीनियर वे में कैसे भी शो कर सकते हो उसको, नॉन लीनियर या लीनियर वे में कैसे भी शो कर सकते हो आप उसको। सो अभी हमने क्या करना है, हमारा जो पर्पस है वो ये है दैट वी वांट टू फिगर आउट दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द शेप ऑफ दिस कर्व। हमारे पास क्या शेप आने वाली है कर्व की, वो हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्लोप निकालने पड़ेंगे। यू हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ। आपके स्लोप सेम आ रहे हैं या वेरिएबल आ रहे हैं, उससे पता चलेगा कि क्या शेप रहने वाली है हमारे यहाँ पर।
चलिए देखिए, अब हम स्लोप का कैलकुलेशन करते हैं। तो हमने सबसे पहला स्लोप निकाला है, बिकॉज इस ग्राफ का जो स्लोप रहेगा दैट विल बी वंस अगेन चेंज इन y वैल्यूज टू चेंज इन x वैल्यूज। स्लोप हमेशा ही ऐसे निकलेगा, लेकिन हर बार y और x में जो फिजिकल क्वांटिटीज अलॉट की जाएंगी वो चेंज हो जाती हैं बस। तो y वैल्यूज आपकी यहाँ पर इस वक्त एक्सेलरेशन है और x वैल्यूज आपकी m है, मास है। तो हमने हर बार एक्सेलरेशन, चेंज इन एक्सेलरेशन टू चेंज इन मास, इस रेशियो को इवेल्युएट करना है, इस रेशियो को इवेल्युएट करना है, क्योंकि ये रेशियो ही स्लोप है, ये रेशियो स्लोप ही है। तो सबसे पहले निकालते हैं, आप 5 का एक्सेलरेशन लीजिए, मतलब 5 की वैल्यू लीजिए और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमने 10 का मास लिया हुआ था वो लीजिए। इनको डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 0.5। तो पहले केस में हमारा स्लोप आ जाता है 0.5। दूसरे केस में हमने देखा कि हमारा एक्सेलरेशन गॉट रिड्यूस्ड टू 2.5 व्हेन वी इंक्रीज द मास टू 20 kg। सो यूज दिस डेटा अगेन इन ऑर्डर टू फाइंड द स्लोप। सो वी हैव यूज्ड इट अगेन एंड वी आर दिस टाइम गेटिंग 0.125। आप और भी आगे कैलकुलेशन कर लीजिए, लेकिन इससे हमें एक चीज समझ में आ गई है कि आपका जो स्लोप है वो कांस्टेंट नहीं है। योर स्लोप इज नॉट कांस्टेंट दिस टाइम। तो आपके पास स्ट्रेट लाइन तो कतई नहीं आने वाली, यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ स्ट्रेट लाइन दिस टाइम। तो इसलिए आपके पास जो कर्व है, देखो क्योंकि मास और एक्सेलरेशन के बीच में एक इनवर्स रिलेशन है, तो इसका मतलब कर्व हमारा डिक्लाइनिंग है, डिक्लाइनिंग कर्व है। तो अभी क्या होगा, क्योंकि आपके स्लोप में भी वेरिएशन आ रही है, कांस्टेंट स्लोप आपको नहीं मिल रहा है, तो आपका शेप कुछ ऐसा आ जाएगा, आपका शेप कुछ ऐसा आ जाएगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स। अब तक हमने फोर्स के बारे में काफी पढ़ लिया है। द क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि जो भी हम एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स। सो वी हैव 3 मेन फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। फर्स्टली, इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। Secondly, it depends on the acceleration. And thirdly, मास पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, एंड थर्डली वो एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर पे डिपेंड करता है, दैट इज फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन पे भी डिपेंड करता है। हम एक बार देख लेते हैं ये डिपेंडेंसी का रीजन क्या है। देखिए, मास पे डिपेंडेंस तो आई थिंक बाय नाउ इट मस्ट बी क्लियर टू यू कि मास पे कैसे डिपेंड करता है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है आप उस पर कितना फोर्स अप्लाई कर पा रहे हैं, उसको मूव करने के लिए, उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। वो मास एक पैरामीटर है जो ये डिसाइड करेगा कि उसको कितना फोर्स चाहिए, ठीक है। तो आपके पास सपोज एक ऑब्जेक्ट है विच इज केप्ट ऑन अ सरफेस एंड यू आर अप्लाइंग अ फोर्स एंड दिस इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये मास का वैल्यू क्या है वो क्लियरली ये डिसाइड करने वाला है कि फोर्स का वैल्यू क्या होने वाला है। जितना ज्यादा मास रहेगा आपको उतना ही ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स माने आपको उतना एफर्ट करना पड़ेगा, आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा उसके स्टेट को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो आपके पास एक फैक्टर जिसपे आपका अप्लाइड फोर्स डिपेंड करता है वो है आपका मास, राइट। सो दिस इज योर अप्लाइड फोर्स एंड दिस इज गोइंग टू डिपेंड ऑन मास, एज यू नो वन फैक्टर इज मास। सेकेंड फैक्टर आई से इट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। अभी हम मास के डिपेंडेंस को कंसिडर नहीं करते हैं सेकेंड पॉइंट में, लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारा जो फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है, वो एक्सेलरेशन पे कैसे डिपेंड करता है। वैसे तो दिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड मल्टीपल टाइम्स, बट सिंस वी आर हैविंग दिस क्वेश्चन सो विल टॉक अबाउट इट वंस मोर। एक्सेलरेशन पे कैसे डिपेंड करता है, आप कैसे कह सकते हैं इसको। सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जो ऑलरेडी, जिसका एक मास m है, फिक्स्ड है उसका मास, और वो ऑलरेडी मोशन में है, इट इज मूविंग, इट इज ऑलरेडी इन मोशन, एंड यू वांट टू ब्रिंग दैट ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। आप फाइनल वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट की लाना चाहते हैं वो कितनी लाना चाहते हैं, वो 0 लाना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मोशन में है और आप उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे लाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, व्हाट आर वी गोइंग टू डू। वी आर गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल मेक यूज ऑफ अ फोर्स। फोर्स के हेल्प से हम ये स्टेट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन दिस टाइम वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ अ रिटार्डिंग फोर्स। जब भी हमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज को कम करना होता है तो हमें उसके मोशन की डायरेक्शन की ऑपोजिट डायरेक्शन से एक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, जिसे कि हम रिटार्डिंग फोर्स भी कहते हैं। तो हमने इस दिशा से हमारा फोर्स अप्लाई करना है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ताकि ये रुक सके, ठीक है। सो एज टू ब्रिंग दिस ऑब्जेक्ट इनटू रेस्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई अ फोर्स। अभी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ने हमें एक फॉर्मुलेशन दिया था
फोर्स का रिलेशन दिया था, वो फोर्स का रिलेशन कह रहा था, वो फोर्स का रिलेशन क्या था, दैट फोर्स रिलेशन वाज दैट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम. ठीक है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, दिस इज द जनरलाइज्ड रिलेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ. लेकिन इसमें एक बात क्लियर है कि आपके पास जो ये मोमेंटम होता है, मोमेंटम is the product of your mass and velocity. We know that momentum is the product of your mass and velocity. So change in momentum means the change can be brought either by changes in the mass or by bringing a change in the velocity. I mean, you can vary either of the two quantities in order to get a change in momentum. But ऐसा देखा जाता है, आइंस्टाइन की थ्योरी कैसा सजेस्ट करती है फैक्ट कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट का मास है ये भी एक वेरिएशन अंडरगो करता है, लेकिन केवल तब अगर आपके पास जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो एक एटॉमिक पार्टिकल है और दूसरा उस एटॉमिक पार्टिकल की जो स्पीड है वो क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट है. ठीक है, तो सिर्फ उन एक्सेप्शंस के केस में आपका मास वेरिएबल हो जाता है. लेकिन नॉर्मल सिचुएशंस में जहां पर वेलोसिटीज इतनी हाई नहीं होती हैं और हमारे पास मूविंग पार्टिकल कोई एटॉमिक पार्टिकल नहीं है, उन सिचुएशंस में आपके पास जो m की वैल्यू है मोर और लेस कांस्टेंट रहती है. तो हम इस रिलेशन में से m को बाहर निकाल लेते हैं एंड वी राइट इट लाइक दिस. तो आपके पास जो मॉडिफाइड वर्जन हो जाता है, जस्ट अ मोमेंट, आपके पास जो मॉडिफाइड वर्जन हो जाता है फोर्स का वो कुछ ऐसा हो जाता है दैट फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ योर मास विच इज रिमेनिंग कांस्टेंट, विच इज रिमेनिंग मोर और लेस कांस्टेंट. सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ योर मास एंड द प्रोडक्ट ऑफ योर चेंज इन वेलोसिटी टू चेंज इन टाइम. ठीक है, तो इसका मतलब अब क्या रहेगा आपके पास कि जो हम ये मान लेते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है वो चेंज केवल वेलोसिटी के वेरिएशन की वजह से आ रहा है, वो चेंज केवल वेलोसिटी के वेरिएशन की वजह से आ रहा है. तो यहां से एक चीज समझ में आ जाती है दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. कि वेलोसिटी जो आपके पास ऑब्जेक्ट में चेंज इन वेलोसिटी है, वो चेंज इन वेलोसिटी कहीं ना कहीं ये डिसाइड करता है कि अप्लाइड फोर्स कितना होना चाहिए, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या है, एक्सेलरेशन है. ठीक है ना. तो आपके पास अगर एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है एक सर्टेन वेलोसिटी से एंड योर एम इज टू ब्रिंग दैट ऑब्जेक्ट टू रेस्ट, तो आप एक रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई करते हैं ऑपोजिट साइड से. अब क्या करेगा, ये रिटार्डिंग फोर्स आपका इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर लाएगा. ठीक है, ये इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर लाएगा. पर अगर आपका जो ये ऑब्जेक्ट है ये बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी पे मूव कर रहा है, देखिए दो सिचुएशंस होती हैं, दो पॉसिबिलिटीज हैं. हमने बोला कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मूव होते हुए ऑब्जेक्ट को हमने रेस्ट पर लाना है, ये हमारा टारगेट है. पर ये ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. वो ये डिसाइड करेगा कि मुझे कितना एफर्ट लगेगा इसको रोकने के लिए. सिंपल सी बात है, अगर आपके पास एक क्रिकेट बॉल है बहुत स्लोली जा रही है तो उसको रोकने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं चाहिए, आप थोड़े से एफर्ट से उसको कैच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं. और अगर वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड से आ रही है तो द अमाउंट ऑफ एफर्ट needed from the side of the person who is trying to catch the ball, that has to be more. उसको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. इसका मतलब उसकी एग्जिस्टिंग वेलोसिटी ये डिसाइड करने वाली है कि रिटार्डिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है. देखिए मास तो हमने चेंज नहीं करा, योर ऑब्जेक्ट इज इंटैक्ट, वी आर नॉट चेंजिंग. उसका फाइनल वेलोसिटी सेम होने वाला है, मतलब जीरो पे ही लाना है हमने उसको. लेकिन हम उसको दो एक्सेलरेशंस पर अगर दो वेलोसिटीज पर अगर रखें, दो इनिशियल वेलोसिटीज पर रखें, तो हम ये देखते हैं कि अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी बहुत ज्यादा के होने की वजह से जो डेल्टा वी फैक्टर है वो भी ज्यादा हो जाएगा. सी इफ योर इनिशियल वेलोसिटी इज वेरी हाई, देन योर डेल्टा वी फैक्टर विच इज द difference in the velocities, which is the difference in the initial and the final velocities, that factor is also going to be very large. And if this factor is going to be large, then your acceleration is going to be large. And if your acceleration is going to be large, the applied force needed to stop the ball will also be large. वही बात है कि तेज चलती हुई चीज को रोकने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा in comparison to a slow moving thing. तो यहां से हमें एक चीज समझ में आती है कि आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो एक्सेलरेशन पर भी डिपेंड करता है, वो मास पर भी डिपेंड करता है, वो एक्सेलरेशन पर भी डिपेंड करता है, और वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पर भी डिपेंड करता है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे मतलब कि सपोज आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज केप्ट ऑन अ सर्टेन सरफेस. कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी सरफेस पर ही पाया जाएगा. अब
ये जो सरफेस है इसका नेचर कैसा है, इज इट अ वेरी इरेगुलर सरफेस, इज इट अ वेरी हार्ड सरफेस, इज इट अ वेरी स्मूथ सरफेस, that will somewhere decide the amount of force which is applied or which is needed to bring this object into motion. तो अगर आपके पास क्योंकि देखिए ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये बेसिकली क्या है, ये फिर से अपोजिंग फोर्स है। ये फोर्स जो है इसका जो डायरेक्शन है वो हमारे अप्लाइड फोर्स के बिल्कुल रिवर्स होने वाला है। सो इफ योर अप्लाइड फोर्स इज दिस वे, the force of friction which is created between the two surfaces which are coming in contact, that is going to be acting in the opposite direction. तो अगर आपका depending on the nature of the surfaces that we are using, अगर आपका force of friction बहुत ज्यादा है तो आपको applied force भी ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको पिछली एक वीडियो में बताया था कि आपके पास जो force of friction होता है इसका जो फॉर्मूला होता है that is somewhat this. चाहे आपको अभी ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से नहीं पढ़ना होगा स्टेज पे, बट इसके नॉलेज से हमें इतना समझ में आ जाएगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका एक पैरामीटर म्यू पे डिपेंड करता है, विच इज नथिंग बट इट इज अ पैरामीटर विच इज गोइंग टू टेल यू अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्फेस ऑन विच योर ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग। तो आपके पास म्यू की हाई वैल्यू विल इंडिकेट अ वेरी रफ सर्फेस एंड म्यू की स्मॉलर वैल्यूज विल इंडिकेट अ कंपेरेटिवली स्मूदर सर्फेस। ठीक है, तो आपके पास सरफेस कैसा भी हो सकता है, इट कैन बी एज स्मूथ एज अ स्लैब ऑफ आइस, इट कैन बी एज हार्ड एज अ वेरी रफ एंड अनइवन रोड, सो इट कैन बी एनी काइंड ऑफ सरफेस। एंड एन इज द नॉर्मल रिएक्शन। ये ऑब्जेक्ट आपका इस सरफेस पे रखा हुआ है, यहाँ पे आपके पास ये जो सरफेस है एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, दिस सरफेस इज गोइंग टू exert a force on this object in return or as a reaction to the force which is exerted on this surface due to the weight of this object. ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं नॉर्मल रिएक्शन, जो कि अपर डायरेक्शन में ये सरफेस इस ब्लॉक के ऊपर एक्सर्ट करेगा। इस पर भी आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है। दैट मीन्स अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत भारी होने वाला है, देखिए नॉर्मल रिएक्शन इस केस में किस पे डिपेंड कर रहा है, normal reaction is nothing but in magnitude it is equal to the weight of this object, कि ऑब्जेक्ट अपने वेट की वजह से कितना प्रेस कर रहा है सरफेस को, कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इस पे, ठीक है ना, तो उसके वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन पैदा होने वाला है। तो दैट मीन्स हेवियर द मास लार्जर वुड बी द वेट which it is going to exert on the surface, क्योंकि जो भी इसका मास है उसके हिसाब से एक आपके पास mg डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा इस सरफेस पे, जिसके वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन ये देगा, राइट। तो अब क्या होता है कि अगर आपके पास बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है तो आपके पास नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो ऑपोजिट है उसकी वेट से, पर उसका मैग्नीट्यूड वेट के जितना ही होता है। अब क्या होता है कि अगर आप इस चीज को विजुअलाइज करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि आई मीन अगर मास ज्यादा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा क्यों है। देखिए ये बात तो समझ में आती है कि आपके पास जो ये फैक्टर म्यू है जो कि सरफेस की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है, उस पैरामीटर के ज्यादा या कम होने से हमारा फ्रिक्शन ज्यादा या कम हो रहा है, वो बात तो समझ में आती है कि आपका ऑब्जेक्ट बहुत रफ है तो फ्रिक्शन ज्यादा है, स्मूथ है फ्रिक्शन कम है, लेकिन ऑब्जेक्ट के मास से फ्रिक्शन अफेक्ट हो जाएगा, वो कैसे, आई मीन हाउ कैन वी एक्सप्लेन दैट थिंग, दिस व्हाट आई एम आस्किंग। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो देखिए आपके पास ये जो दोनों सर्फेसेस हैं, ये इन दोनों सर्फेसेस की जो इरेगुलरिटीज है, देखिए ये आपका मास है और ये आपका सरफेस है जिसके ऊपर सरफेस ऑफ टेबल, ये सपोज आपका सरफेस ऑफ द टेबल है जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ है और जिसके ऊपर आप रखने के बाद उसको स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब क्या होता है कि जब आपके पास मास का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है तो दोनों सर्फेसेस के बीच में जो इंटरलॉकिंग है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। आप ये देखिए कि दोनों की इंटरलॉकिंग एक दूसरे में लॉक हो जाती हैं, जिसके वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता है। सो इफ द मास विच इज प्रेसिंग द सर्फेस ऑन विच इट इज बीइंग केप्ट, इफ दैट मास इज मोर, देन दीज इंटरलॉकिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांग। अगर इंटरलॉकिंग स्ट्रांग होगी तो उसको हिलाना और मुश्किल हो जाएगा, मतलब कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाएगा आपका, राइट। सो दिस इज हाउ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन गेट्स अफेक्टेड बाय द नॉर्मल रिएक्शन, एंड नॉर्मल रिएक्शन विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द weight of the object,
right? So heavier the object, heavier is it is likely to create more friction while moving. तो ये एक तीसरा कारण है, फ्रिक्शन एक तीसरा फैक्टर है जिस पर आपका अप्लाइड फोर्स डिपेंड करता है, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाकी और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. ओके, टेक केयर, बाय.